अस्सलाम वालेकुम। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर फाइंडिंग वेरी ग्रेट। दिस इज डॉक्टर माहिन जावेद। तो आज की जो वीडियो है दैट इज बेसिकली ऑन द मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी, ऑन द मेडिकेशन, ऑन द ड्रग्स एंड ऑन द इंसुलिन जो कि यूज होती है फॉर द डायबिटीज। लेकिन सबसे पहले आप मेरी बिलीजा मिल लें, मैं लेके आती हूँ उसको। Devam Jamiş. Jamiş o Jamiş. Cala no follow पे अच्छा 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 एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी MNT। देखो MNT कहते हो आप मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी को। ये जो वर्ड मैंने यहाँ पे लिखा है मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी, इसको आप इन सिंपल वर्ड्स कहते हो MNT। ठीक है, और ये किस चीज़ की है? डायबिटीज़ की। अब आपको जो है, आप ये कहते हो कि आपके लिए चीज़ क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको क्यों पता होना चाहिए कि MNT का पता होना चाहिए आपको डायबिटीज़ के। ठीक है, आपको मेडिकेशन का, ड्रग्स का पता होना चाहिए, आपको इंसुलिन का। देखो बीइंग अ डॉक्टर, आपको बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट बेसिकली आपको ये बातें पता होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इनका आपस में क्या रिलेशन है, देखो एक चीज होती है, पूरा ये सब्जेक्ट है, ठीक है, मेडिकल में, जिसको आप कहते हो, आप आइदर जो है वो मेडिकल में जाते हो, या अगर आप क्लिनिकल डायटिशियन हो। मैं सिंपल न्यूट्रिशनिस्ट की बात नहीं कर रही, अगर आप क्लिनिकल डायटिशियन हो, इफ यू आर समवन जिसने स्पेशलाइज ही किया हॉस्पिटल के अंदर, तो एक चीज होती है ड्रग न्यूट्रिएंट इंटरेक्शन। ठीक है, ड्रग न्यूट्रिएंट इंटरेक्शन, इसका जो है ना बेसिकली पूरी इस पे बुक्स हैं इसके पर, इसका बेसिकली पूरा एक सब्जेक्ट है। इसके अंदर क्या होता है कि देखो, ड्रग है आपकी मेडिकेशन, ठीक है, न्यूट्रिएंट है आपके जितने भी आप जो चीज इनटेक करते हो, आप खाना खाते हो, कार्ब्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, मिनरल्स हैं आपके, वाइटामिन हैं, ये सारा। और इंटरेक्शन, कि जब ये आपस में इनका इंटरेक्शन होता है तो क्या रिएक्शन होता है। इसीलिए एक चीज में बहुत जो कॉमन है, जिस तरह मैं आपको बताऊं, बहुत ही कॉमन और बहुत ही एक चीज जिसको लोग बहुत ही ज्यादा जिसके मिस्टेक करते हैं, ठीक है, एक आयरन की टेबलेट है, ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट ब्रांड नेम्स में आती है, फीफॉलवेट के नाम से आपको मिलेगी, आइबेट फॉलिक के नाम से मिलेगी। तो लोग क्या करते हैं कि लोग उस आयरन की टेबलेट को, जिसमें आयरन है, विटामिन B9 है, कुछ में साथ विटामिन B12 भी होता है, क्या करते हैं कि उसके दूध के साथ कंजम्पशन कर लेते हैं। जब दूध के साथ कंजम्पशन करते हैं तो आपस में एक दूसरे की एब्जॉर्प्शन को हिंडर करता है, यानी कि एक दूसरे को एब्जॉर्ब नहीं होने देता। ठीक है, जब एक दूसरे को एब्जॉर्ब नहीं होने देता तो वो आपकी बॉडी से एज इट इज ही एक्सक्रीट आउट हो जाता है। और जो एज इट इज एक्सक्रीट आउट होता है, एक तो हो गया ना कि बॉडी में गया ही नहीं, आपको लग रहा है कि आप मेडिकेशन ले रहे हो, आपने उसको दूध के साथ ले लिया, उसका अल्टीमेटली कोई फायदा नहीं होता है। दूसरी क्या चीज होती है कि वो साथ ही आपको कुछ सिम्टम्स, कुछ साइंस जो है वो दिखाती है, जिस तरीके से नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, ये बहुत कॉमन है लोगों के अंदर जो इसके सबसे मिस्टेक करते हैं कि आयरन की टेबलेट को उसके साथ ले लिया। लेकिन अगर दूसरी साइड पे आप इस बेसिकली इस चीज को इनकरेज किया जाता है कि आप जितनी मेडिकेशन है वो सारी की सारी आप पानी के साथ लो। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा केस है, या अगर आपके पास आप नहीं करना चाह रहे उसकी इनटेक किसी चीज का, आपको टेस्ट नहीं अच्छा लग रहा मेडिकेशन का, तो मेडिसिन का बेसिकली, तो आप क्या कर रहे हो कि आप उस मेडिसिन को, अगर आयरन की वही मेडिसिन को आप ऑरेंज जूस के साथ ले लेते हो, ठीक है, तो उसका जो है ना वो आपस में जो है ना वो हिंड्रेंस कॉज नहीं करेगा, आपस में वो ज़्यादा जल्दी अब्सॉर्ब होंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो ऑरेंज जूस है या आपका मौसमी का जो जूस है, उसके अंदर विटामिन सी की अमाउंट बहुत ज़्यादा है। विटामिन सी एज अ ट्रांसपोर्टर काम करता है आपके आयरन को, जो है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट, पूरी बॉडी में उसको एब्सॉर्ब करवाने के लिए। तो इस सब्जेक्ट के अंदर बेसिकली ये चीज़ें पढ़ते हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक साथ पढ़ी हैं। यहाँ पे आपको इंसुलिन का पूरा चार्ट नजर आएगा, यहाँ पे आपको मेडिकेशन और ड्रग्स में पता चलेंगे डायबिटीज़ की, और यहाँ पे जो है वो सारे के सारे आपको मैक्रो माइक्रो की रिक्वायरमेंट जो है वो पता चलेगी। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं डायबिटीज़। डायबिटीज़ की अगर सबसे पहले मैं आपको MNT बताऊँ, मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी बताऊँ, तो वो डायबिटीज़ एक ऐसी कंडीशन है, अगर डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी डायबिटीज़ है, टाइप 1 डायबिटीज़ है, टाइप 2 डायबिटीज़ है, किस एज में आपको हुई, क्या उसकी बेसिकली फ्रीक्वेंसी थी, कितना आपका जो है वो HbA1c है, उस पर सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। ये रिवर्स हो जाती है, ठीक है, बहुत सारे केसेस में रिवर्स नहीं होती। तो आपको मेडिकेशन की हेल्प लेके, और मेडिकेशन के साथ आपको उसके पैरेलल लेके चलना पड़ता है अपनी डाइट को, ठीक है। और उस डाइट के अंदर आपकी कुछ ऐसी चीज़ होती हैं कि आप उसको मैनेज करोगे तो आपकी डायबिटीज़ मैनेज होगी। और अगर आप अपनी डाइट को मैनेज नहीं कर रहे उस तरीके से, तो आपकी मेडिकेशन लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो अल्टीमेटली आपके ऊपर साइड इफ़ेक्ट ही दिखा रही है। क्योंकि जितनी भी मेडिकेशंस हैं उनका साइड इफ़ेक्ट कहीं न कहीं होता है। आपकी सिंपल एनाल्जेसिक्स जो है, यानी कि जो पेन किलर्स हैं, उनका भी साइड इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। तो आप अगर बात करते हो
मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रो यानी कि ज़्यादा, तो आज जिनकी रिक्वायरमेंट बेसिकली आपकी बॉडी को ज़्यादा अमाउंट के अंदर होती है, ठीक है, इन ग्राम्स आप कह लो। तो इस तरीके से अगर हम कहते हैं किसी को डेली बेसिस के ऊपर 100 to 200 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट होती है, किसी को 50 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, किसी को जो है वो आपकी 100 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी होती है, सेम एज आपका जो फैट्स है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट जितनी ज़्यादा है वो मैक्रो के अंदर आता है। मैक्रो के अंदर आपके पास 3 न्यूट्रिएंट्स आते हैं, एक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स। अच्छा, इसके अंदर फाइबर भी आता है, लेकिन फाइबर जो है वो आपकी कैटेगरी में चला जाता है कार्बोहाइड्रेट्स की। तो हमें डायबिटीज़ के लिए ऐसा फूड लेना है, ठीक है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट की सबसे पहले बात करें, तो कार्बोहाइड्रेट्स आपको कितने लेने हैं? 45 से 60%, ठीक है। ये आपकी मेजर डाइट के अंदर इसका पार्ट होगा, ठीक है। अब अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेस की बात करें, देखो आपको जो कार्बोहाइड्रेट लेने हैं ना, उस चीज़ को दिमाग में रखो कि वो आपको लेने हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स के जो बेसिकली, अगर मैं आपको नाम बाद में बताती हूँ, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स इन सिंपल वर्ड्स जो आपकी बॉडी में जाते हैं, आपकी बॉडी में आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और एज इट इज आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। वो आपको ग्लूकोज का वो स्पाइक नहीं देते। जिस तरीके से आप कहते हो कि अगर आप व्हाइट राइस ले रहे हो तो उसके अंदर सिंपल शुगर्स हैं, वो सिंपल शुगर्स आपके ब्लड शुगर लेवल को रेज करती हैं। इस तरीके से अगर आप होल व्हीट फ्लावर लेते हो, आप मैदा लेते हो, वो भी रेज करता है। अगर आप होल व्हीट लेते हो कंपैरेटिवली मैदे से बेहतर है व्हाइट फ्लावर से, ठीक है। इसी तरीके के बार्ले की बहुत ज्यादा जो है उसको इनकरेज किया जाता है कि ये वाली लेनी है रोटी। तो ये कुछ आपके पास ऐसे डिफरेंट सोर्सेज हैं, या ब्राउन राइस है, या तो ब्राउन ब्रेड है, या ब्रैन जो होता है, ब्रैन यानी कि छिलका जो होता है उसका, वो क्या करता है, वो उसमें फाइबर बेसिकली बहुत ज्यादा है। जितनी आपकी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है उसमें फाइबर बहुत ज्यादा है। दूसरी जो बात मैंने मैकेनिज्म आपको बताया वो होता है, ठीक है। तो जितना डायबिटीज का पेशेंट लेगा, एक तो उसके ब्लड शुगर लेवल में स्पाइक नहीं आएगा, उसको एनर्जी भी मिलती रहेगी और उसकी रिक्वायरमेंट, क्योंकि अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स को छोड़ दोगे तो आपकी बॉडी से एनर्जी खत्म हो जाएगी। कार्बोहाइड्रेट्स की आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अगर आप ये कहते हो कीटो डाइट के अंदर तो हम कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेते, वो कीटो डाइट ऐसी डाइट नहीं है कि मैं यहाँ पे कहूँ कि आप ये खा लो, आप ये खा लो। वो हर पेशेंट के लिए इंडिविजुअली है। और इनिशियली वो डाइट जो है वह एपिलेप्सी के पेशेंट्स के लिए, जिनको सीजर्स होते हैं उनके लिए। इंशाल्लाह उसमें मैं वीडियो बनाऊंगी, अगर मैंने नहीं बनाई और अगर मैंने बना दी तो आप पहले जाके देख सकते हैं, ठीक है। सीजर्स क्या होते हैं, एपिलेप्सी क्या होती है, कीटो डाइट क्यों हम यूज करते हैं, और वेट लॉस उसका साइड इफेक्ट है, इसलिए वो नहीं आपको करनी है, वो सिर्फ स्पेसिफिक पेशेंट्स के लिए, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है मेनली आपको एनर्जी ही प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और आपने कौन से लेने हैं? कॉम्प्लेक्स सोर्सेज मैंने आपको बता दिए। अब आपके पास आता है जीआई, और जिनका जीआई कम हो। जीआई क्या होता है? जीआई होता है आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स अब क्या होता है? ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब है कि आपने एक फूड खाया, फॉर एग्जाम्पल आपने मैंगोज खाए, वो आपकी बॉडी में कितना आपके शुगर लेवल को स्पाइक दे रहे हैं, कितना रेज दे रहे हैं, वो आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स की जो है वो रेंजेस होती हैं, कुछ की रेंज 70 होती है, कुछ की 90 होती है, कुछ की 80 होती है, कुछ की बिल्कुल 50 होती है। तो जितना ग्लाइसेमिक इंडेक्स उस फूड का कम होगा, इंशाल्लाह मैं सारी लिस्ट आपके साथ शेयर करूंगी, एक वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि खाली ग्लाइसेमिक इंडेक्स नहीं होता, ग्लाइसेमिक रिस्पॉन्स भी होता है, ग्लाइसेमिक लोड भी होता है, ठीक है। तो अभी हम इसको मिक्स कर देंगे। आप फिलहाल ग्लाइसेमिक इंडेक्स को समझो कि जितना ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है उतना ही बेहतर है। आपको मेरे मैंने बताया, अगर आप बार्ले को यूज करते हो या ब्राउन उसको यूज करते हो कार्बोहाइड्रेट्स में, ब्राउन राइस को, तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है कंपैरेटिवली डिफरेंट आपके ग्रेन्स के या सीरियल्स के सोर्सेस से, ठीक है। जिस तरीके से हम ये खा लेते हैं, सीरियल्स खाते हैं, वो भी नहीं खाने चाहिए। क्यों? हाँ, अगर वो ऐसे हैं जो आपके होल व्हीट से बने हैं या कोई बार्ले से बने हैं तो फिर ठीक है, या मिलेट से बने हैं फिर ठीक है। लेकिन अगर आपको वो व्हीट फ्लावर से मिल रहे हैं या सिंपली वो आपको व्हाइट फ्लावर से मिल रहे हैं तो वो आपके लिए नहीं अच्छे, ठीक है। अब हमने बात कर ली कार्बोहाइड्रेट्स की। सेकंड है प्रोटीन्स। देखो, प्रोटीन का आपकी बॉडी में जो मेन फंक्शन है ना, वो आप समझो प्रोटीन क्या, मेरे लेक्चर्स भी जाकर देख सकते हो। उसका सारा मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, इंट्रोडक्शन, सारा क्लासिफिकेशन सब कुछ है। प्रोटीन आपकी बॉडी को रिक्वायर है चीजों जो डैमेज हुई है उनको रिपेयर करने के लिए, ठीक है। अब आपने क्या करना है, चीजें आपके टिश्यूज डैमेज हो गए, आपने उनको रिपेयर करना है, तो वो कौन करता है? वो काम प्रोटीन करता है। और डायबिटीज में क्यों? देखो, डायबिटीज में एट सेलुलर लेवल, ये बात याद रखो। और आपको अगर ये चीज
नहीं समझ आ रही तो इससे पहले जाके मेरी वो डायबिटीज की सारी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख लो ताकि आपको समझ आ जाए, उसमें मैंने सारा बताया। तो एट सेलुलर लेवल यानी कि सेल के लेवल के ऊपर आपको जो है वो ग्लूकोज तो अंदर नहीं जा रही ना, तो एट सेलुलर लेवल स्टार्वेशन हो रही है। इसलिए पेशेंट जो ओबीस भी होते हैं, जिनको डायबिटीज होती है, थोड़े टाइम के बाद उनका वेट बहुत ज्यादा स्वे किस्म का लॉस होता है। क्यों? क्योंकि सेलुलर लेवल पे उनको एनर्जी मिल ही नहीं रही, जितना मर्जी वो खाना खा लें। ठीक है, तो आपकी बॉडी के अंदर मसल्स की रिक्वायरमेंट, आपकी बॉडी को फैट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मसल्स बनाने, तो कितनी प्रोटीन आपको 15 to 20% लेनी ही लेनी है। प्रोटीन के आपके पास क्या डिफरेंट सोर्सेज हैं, आपके पास जितना मीट ग्रुप है आप उसको कंज्यूम कर सकते हो, उसको बीफ को, मटन को, फिश को, चिकन को कंज्यूम कर सकते हो, एग्स को कंज्यूम कर सकते हो। ये सारे आपके पास वो हैं जो हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन्स हैं, जो कि फॉरन रेडिली आपकी बॉडी में अवेलेबल होते हैं जाके। कुछ आपके पास प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स है, ठीक है, जितने आपके पास जो है आप कह लो, कुछ फ्रूट्स हैं, कुछ जिस तरह अमरूद है उसमें आपको प्रोटीन मिलता है, दालें हैं उसके अंदर आपको प्रोटीन मिलता है, चने हैं, किडनी बीन्स हैं, ये सारे जितनी चीजें हैं इनके अंदर प्रोटीन्स हैं, ये सारा प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, लेकिन इनकी बायोलॉजिकल वैल्यू कम है, लो बायोलॉजिकल वैल्यू है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं फैट्स की। फैट्स, देखो आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है 20 to 35, क्योंकि फैट्स आपकी बॉडी में बड़ा उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। एक तो मेन चीज है, अगर आप अच्छे वाला फैट्स ले रहे हो, एचडीएल ले रहे हो, जिसमें आपके पास कैटेगराइजेशन आती है आगे से मोनो और पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स की, तो ये बेसिकली सारा क्या काम करता है कि आपकी बॉडी में जो बुरा फैट्स है, जो कोलेस्ट्रॉल है, जो ट्राइग्लिसराइड्स है, ये उसको खत्म करता है। कौन? एचडीएल। और एचडीएल कैटेगराइजेशन के अंदर वो बेसिकली कैटेगरी है अनसैचुरेटेड फैट्स की, और अनसैचुरेटेड फैट्स में आपके पास आता है मोनो और पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स, और उसके अंदर एचडीएल। लेकिन एचडीएल एक गुड फैट्स है, ठीक है, वो आपको कहाँ से मिलता है, आपको डिफरेंट। अच्छा देखो, फैट्स की आपको बॉडी को रिक्वायरमेंट का ये मतलब नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा जो है वो ऑयली और जंक फूड या इस तरह का फ्राइड, जंक और हम फ्राइड फूड को इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके अंदर बहुत ज्यादा ऑयल एब्जॉर्ब हो चुका होता है, ठीक है, तो इसलिए वो नहीं लेना है। लेकिन अगर आप अच्छा ऑयल यूज कर रहे हो, अच्छे से मेरी क्या मुराद है, अगर आप ऑलिव ऑयल यूज कर रहे हो, ठीक है, आप जो है वो किनोला ऑयल यूज करते हैं, लोग लोग जो है वो डिफरेंट पीनट ऑयल यूज करते हैं, वेजिटेबल ऑयल यूज करते हैं, कोकोनट ऑयल यूज करते हैं, तो ये सारे जो हैं, सनफ्लावर ऑयल यूज करते हैं, ये सारे अनसैचुरेटेड ऑयल्स हैं, जो कि आपकी बॉडी में जाके आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। देखो आपका जो फैट्स है वो आपके ऑर्गन्स के साइड के ऊपर भी है, आपके जितने मेटाबॉलिज्म हो रहा है वो आपके फैट्स के साथ होता है, ठीक है, उसका कहीं ना कहीं काम है, लेकिन गुड फैट्स का। फिर आपके जितने सेल्स हैं उनके अंदर उनका बेसिकली कोई मेम्ब्रेन का पार्ट है। मेम्ब्रेन क्या होता है? सेल की जितनी ऑर्गेनेलीज हैं उसके साइड बेसिकली सेल वॉल है, उसका पार्ट है। तो ये चीजें आपको लेनी पड़ती हैं, इंस्टेड ऑफ कि आप उसको छोड़ दो। लेकिन नो गुड फैट, नट्स के अंदर फैट्स होता है लेकिन गुड फैट्स होता है। हाँ, आजकल सर्दी है, जितना आप कंजम्पशन कर सकते हो नट्स ही करो, लेकिन ओवर मत करो कि टॉक्सिसिटी ना हो जाए किसी भी चीज की, ठीक है। फिर उसके अंदर फाइबर है। अच्छा, फाइबर जो है वो आपकी कैटेगराइजेशन है कार्बोहाइड्रेट्स की, और आपको फाइबर कितना लेना है। अच्छा, सॉल्युबल इनसॉल्युबल फाइबर आप मेरी कार्बोहाइड्रेट्स वाली वीडियो में जाके देख सकते हो। दो किस्म के होते हैं, एक सॉल्युबल होते हैं कि इनसॉल्युबल। सॉल्युबल का क्या मतलब है कि पानी में सॉल्युबल हो जाता है आपकी बॉडी में, लेकिन ये है कि आपकी बॉडी में स्टे नहीं करता, फाइबर बाहर निकल जाता है, क्योंकि वो एंजाइम जिसने फाइबर को डाइजेस्ट करना है बॉडी में नहीं होती, ठीक है। तो 25 से 28 ग्राम्स, और जो आइडियल है वो 25 ग्राम्स पर डे का हिसाब है। क्या करता है कि आपके साथ जितनी आपकी ग्लूकोज है कि उसकी एब्जॉर्प्शन को कम करवाता है। दूसरी क्या करता है कि ये अपने साथ बाइंड कर लेता है। आपका जो फाइबर है ना, अगर ये आपका फाइबर है, ये इसके साथ बाइंड कर लेगा ग्लूकोज को, कोलेस्ट्रॉल को, तो ये एज इट इज बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो जाती है। मैंने आपको पहले ही बताया इनसॉल्युबल है ना, सॉल्युबल कुछ हद तक है, कुछ टाइम के लिए, ठीक है। बाहर एक्सक्रीट आउट हो गई, उसका जितना ग्लूकोज के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं आप समझ लो, या फैट्स है, कोलेस्ट्रॉल है, बैड फैट, सब आपकी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाता है। इसलिए फाइबर भी डायबिटीज के पेशेंट को ज्यादा लेना चाहिए। ये हमारी बात हो गई मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की। अब हम आते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के ऊपर। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का क्या मतलब है कि ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो कि आपको डेली बेसिस पे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं चाहिए। एज वी टॉक अबाउट जितने आपके मैक्रो हैं, कार्ब्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट है, आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कम अमाउंट चाहिए। ये नहीं है कि बिल्कुल इनकी डेफिशिएंसी हो जाए पेशेंट में, आपको ये चाहिए लेकिन कम अमाउंट के अंदर चाहिए, ठीक है। अब वो डायबिटीज के लिए कौन से इंपॉर्टेंट है? वैसे तो बहुत सारे विटामिन मिनरल्स हैं, लेकिन डायबिटीज के लिए कौन से इंपॉर्टेंट है उनकी बात करते हैं। सबसे पहले आपका क्रोमियम। क्रोमियम क्या करता है कि आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को एनहांस करता है। इंसुलिन सेंसिटिविटी क्या होती है?
देखो ये आपका सेल था, इस सेल पे इस तरीके से रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। डायबिटीज में जब आपकी होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, तब क्या होता है कि यहाँ पे आके इंसुलिन लग भी रही है लेकिन अंदर तो नहीं जा रही, तो वो इसको इस चीज को इंक्रीज करता है कि जितनी ज्यादा आपके रिसेप्टर्स जो हैं वो वर्किंग कंडीशन में होंगे, कोई ना कोई तो अंदर भेजेगा ना आपका ग्लूकोज, वो आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी होती है। फिर मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इंसुलिन एक्शन को क्या मतलब कि आपकी, मैं आपको पहले ही बताया कि डायबिटीज में टाइप 1 टाइप 2 होते हैं, कुछ में बन ही नहीं रही इंसुलिन और कुछ में जो है वो बन रही इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई, तो वो ज्यादा बनाता है ताकि रिसेप्टर्स में से अगर कोई काम खराब हो रहा है तो चलो जाए तो सही ना, ये तो नहीं कि खत्म हो जाए। और आपकी इंसुलिन रिलीज होती है आपके पेंक्रियास से। पेंक्रियास, आप उसको उर्दू में आप लबलबा भी कहते हो, और जो है उसकी लोकेशन आपके स्टमक के थोड़े बैक साइड पे होती है, और बहुत वाइटल जो है ना वो आपका ऑर्गन है। और डायबिटीज के पेशेंट के अंदर ये या तो डैमेज हुआ तो टाइप 1 में या टाइप 2 में स्टिल निकल रही होती है इंसुलिन, लेकिन जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। जिस तरह ये है, इसके ऊपर एक शील्ड आ गई, रिसेप्टर्स काम ही नहीं कर रहे कुछ कुछ, तो वो इंसुलिन इसलिए कहते हैं कि ज्यादा दें। अब आपका है विटामिन डी की रिक्वायरमेंट होती है। विटामिन डी क्या करता है, विटामिन डी दो काम करता है, एक आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी इंक्रीज करता है, उसकी सिक्रीशन को भी इंक्रीज करते हैं, यानी कि वो ज्यादा पेंक्रियास ज्यादा से ज्यादा इंसुलिन बनाए, और उसके एक्शन को भी ये साथ जाके अटैच हो, डिफरेंट चीजें हैं ना, ये काम करवाता है। देन आपका पोटाशियम है। पोटाशियम आपके सेलुलर फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपका सेल अगर सही काम ही नहीं कर रहा तो उसके रिसेप्टर्स काम नहीं करेंगे, इसलिए आपका सेल सही काम करे उसके लिए आपका पोटाशियम है। दूसरी चीज ये कि बार पेशेंट्स के अंदर एडेमा होने का भी इशू होता है, फ्लूइड रिटेंशन हो जाती है स्पेशली पैरों में या आपके जो है पेट वाली साइड के ऊपर एडेमा होता है, फिर वो एसाइटिस में कन्वर्ट होना शुरू होता है, इसलिए बेहतर है कि पोटाशियम लें। फिर सोडियम है। सोडियम क्या होता है कि आपको नहीं लेना, क्योंकि ये आपके हाइपरटेंशन को कर देता है। अच्छा, आप जो डायबिटीज का पेशेंट होता है उसके बहुत सारी डिफरेंट कॉम्प्लिकेशन होती है, इसलिए डायबिटीज एक डिजीज है। डिजीज क्या होती है कि आपकी हर चीज को इफेक्ट करती है। एक जगह पे हुई, पेंक्रियास में इशू आया, आपकी आइज को भी खराब करी है, आपकी वैसे ही बॉडी में भी इफेक्ट डाल रही है, आपके हार्मोन्स पे भी इफेक्ट डाल रही है, आपके पेरीफ्रीज पे भी यानी कि आपके हाथों पाँव पे इफेक्ट डाल रही है, किडनीज पे भी इफेक्ट डाल रही है, बहुत सारे इफेक्ट डालती है ना। तो ये डिजीज होती है। डिसऑर्डर होता है कि एक ही जगह पे, जैसे आर्थराइटिस हुआ, आपकी जॉइंट्स का इशू, तो जॉइंट्स तक ही लिमिटेड रहता है, ज्यादा नहीं होता। इसीलिए आपको सोडियम भी मैनेज करके लेना है, क्योंकि आपका जो है ये डायबिटीज बास ओबेसिटी की वजह से हो जाती है, या कुछ लोग मेडिसिन की वजह से वेट गेन करते हैं, उस वेट गेन की वजह से उनकी बॉडी में फैट ज्यादा हो जाता है, फैट से ज्यादा प्लैक फॉर्मेशन हो जाती है, प्लैक फॉर्मेशन की वजह से सीवीडीज यानी कि कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस का इशू होता है। और बस वो फिर उसकी वजह से जो हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर भी ऊपर नीचे होता है, क्योंकि आपका जो डायबिटीज है उस पेशेंट को बहुत ज्यादा पॉलीयूरिया होता है, बॉडी से जाता है, पानी बाहर जाता है, यूरिनेशन बहुत ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है, तो आपका ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है, तो आपको उसको मैनेज करने के लिए सोडियम लेना चाहिए, ठीक है। कर देता है वर्ष, लेकिन आपको मैनेज करके उस पेशेंट को लेना है जिसको डायबिटीज है। फिर एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट में भी स्पेशली विटामिन सी और विटामिन ई दोनों आपकी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है, देखो आपकी बॉडी के अंदर ना आपका एटम है ना, इसके कोई शेल्स होते हैं, वैलेंस शेल्स होते हैं, यहाँ पे नंबर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे, लेकिन ये सारे पेयर में है तो ठीक है। लेकिन अगर आपकी बॉडी में कोई एक भी इस तरीके से इसका जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कर रहे हैं एटम के सारे, अगर ये सिंगल है ना, ये पेयर में नहीं है, तो वहां पे ना ये डिस्ट्रक्टिव जो है ना बेसिकली डैमेज कॉज करता है और रिएक्टिव हो जाता है बहुत ज्यादा। तो इसको, इस चीज को इलेक्ट्रॉन देने के लिए आपके एंटीऑक्सीडेंट्स आते हैं। ये विटामिन सी, विटामिन ई इसको कहते हैं कि तुम ले लो एक और इलेक्ट्रॉन तो तुम स्टेबल हो जाओ। अगर ये स्टेबिलिटी आपकी बॉडी में नहीं होती, आप एंटीऑक्सीडेंट्स को नहीं लेते, मैंने पहले भी बहुत एम्फसाइज की एंटीऑक्सीडेंट्स लेने के ऊपर, तो होता क्या है कि डिजीज कंडीशन अराइज होती है, डायबिटीज भी बस इस वजह से अराइज होती है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो जाते हैं, खुद ही बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो उस पर अटैक करना शुरू कर देती है। या क्या होता है कि आपकी डीएनए के अंदर म्यूटेशन आती है, वो खराब होना शुरू होते हैं, तो कैंसर, ट्यूमर सेल्स ये बनना शुरू हो जाते हैं। इसलिए ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत डेंजरस है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये कि वो लोग जो अपना वेट लॉस करने के लिए फौरन बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, पहले दिन ही 2-3 घंटे की वॉक करनी, उनकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इंक्रीज करती है। और एक पेशेंट की इसी तरीके से डेथ भी हुई, इसलिए क्योंकि वेट लॉस की वजह से उसने बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर ली,
जब सारे टेस्ट करवाए गए तो पता चला कि एट द एंड उसकी बॉडी में इतनी ऑक्सीडेशन हो गई है कि जो है ना वो पेशेंट की डेथ हो जाती है। पेशेंट अल्टीमेटली कोमा में जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। इसलिए इतना मत एक्सरसाइज हैवी किया करें, ठीक है। ये आपकी बात हो गई मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, जो मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी थी हमारे पास डायबिटीज के लिए। हम अब हमारे पास आती है मेडिकेशंस या ड्रग्स। ये भी आपको पता होना चाहिए कि क्यों है, क्या इनके साइड इफेक्ट्स है, वो भी मैं आपको बताऊंगी, और किस लिए काम करते हैं। देखो ब्रांड नेम डिफरेंट हो सकते हैं किसी भी मेडिसिन के, जिस तरह आप कहते हो कि ग्लूकोफेज है, बहुत कॉमन है, ठीक है। वीगलिप बहुत कॉमन मेडिकेशन है, ठीक है। इस तरीके से डायबिटीज की बहुत सारी ब्रांड नेम की डिफरेंट मेडिकेशन आती हैं, सारे ब्रांड्स बनाते हैं। लेकिन आपको जो मेन बात पता होनी चाहिए दैट इज उसकी क्लास और उसका सॉल्ट क्या है, क्लासिफिकेशन हम उसकी कैसे करते हैं। तो यहाँ पे कुछ आपको मिलेंगी क्लासेस। ये पहले मैंने क्लासेस लिखी हैं, ब्रैकेट में आपके पास वो सॉल्ट है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। अब बिगुआनाइट्स या बाइगुआनाइट्स भी इसको कहते हैं, दोनों कहते हैं, लेकिन बिगुआनाइट ज्यादा कहा जाता है। ये क्लास है बेसिकली आपकी मेडिकेशन की, यानी कि ड्रग्स की। ड्रग्स मेडिसिन ही होती है, ठीक है। अब इसका सॉल्ट है जिसके अंदर आता है मेटफॉर्मिन, बहुत कॉमन सॉल्ट है ग्लूकोफेज का, ठीक है। इसका क्या काम है, ये वाली मेडिकेशन आपकी बॉडी में जाके क्या करती है, ये आपका हेपेटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन को कम करती है। ये हेपेटिक ग्लूकोज यानी कि आपका जो लिवर है, सारा प्रोसेस तो बेसिकली मशीनरी वही है ना, वहाँ पे जाके आपका ग्लूकोज टू ट्रैक बॉडी को रिक्वायरमेंट हो रही है, वहाँ पे जाके आपका वो ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है वो उनको ऑर्डर दिया जा रहा है कि भी जाके स्टार्ट हो, तो ये उसको कम करवाता है। यानी कि आपकी बॉडी से रुकवा के बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट करवा देता है, ये इसका फायदा होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको बहुत ज्यादा ले लेते हो, ग्लूकोफेज या मेटफॉर्मिन का क्या होता है, अच्छा मैं आपको बात तो वो रीनल डिसफंक्शन के अंदर चीज चली जाती है। अच्छा कुछ अब ऐसे नए नए जो हैं वो होते हैं, बच्चे होते हैं कि वो ये कहते हैं कि वेट लॉस करने के लिए ग्लूकोफेज ले ली, कि कोई बात नहीं जी इससे वजन कम होगा। ग्लूकोफेज का नुकसान ये है कि आपको डायबिटीज नहीं है, आप उसको ले रहे हो, वो क्या करवाता है आपकी बॉडी से हेपेटिक ग्लूकोज की प्रोडक्शन कम करवाता है, और जो ग्लूकोज होती है बॉडी से एज इट इज यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाती है। पहले तो ये होगा, जब आप उसको छोड़ोगे 1 2 3 मंथ्स के बाद, तो आपका जो शुगर लेवल है ना वो स्पाइक करता है 400 mg/dL के ऊपर, ठीक है। एक तो मेन चीज ये है कि आपको अगर नहीं भी कंडीशन होनी थी ना तो मेडिसिन आपको करवा के छोड़ती, क्योंकि आप उसका गलत यूज कर रहे हो। एक मेडिकेशन चीज को सही करने के लिए की गई है, ना कि चीजों को इस तरीके के आप उसमें यूज करो, ठीक है। और दूसरी क्या चीज होती है कि इसका वेट लॉस, जो आप कहते हो ना कि इसका वेट लॉस कैसे होता है, देखो मैंने आपको बताया मेडिकेशन के साइड इफेक्ट्स होते हैं। जब साइड इफेक्ट है ना, इसका कोई साइड इफेक्ट है, वो वाला पेशेंट जिसको डायबिटीज नहीं है और वो ये मेटफॉर्मिन ले रहा है, तो वो क्या होता है कि पेशेंट को बहुत ज्यादा स्वेट, डायरिया, वॉमिटिंग, ये दो चीजें होती हैं। जब ये चीजें होती हैं तो पेशेंट खाता नहीं है। पेशेंट अल्टीमेटली जब नहीं खाएगा तो पेशेंट का वेट लॉस होगा। ये चीज बहुत कॉमन है और ये लोगों को समझ नहीं आती, मुझे नहीं समझ आती कि लोग क्यों मेटफॉर्मिन को वेट लॉस के लिए लेते हैं। हर चीज वेट लॉस के लिए नहीं होती है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास क्लास आती है सल्फिनाइल यूरियास, ठीक है। अच्छा इसका ये क्लास है आपके पास, और ये वाला जो है वो आपके पास सॉल्ट है जिसको हम कहते हैं ग्लीमेपेराइड। ग्लीमेपेराइड आपका सॉल्ट है, और ये बेसिकली इसका क्या मेन फंक्शन है, क्या मेन काम करता है कि आपकी इंसुलिन सिक्रीशन को जो है वो तेज करता है, स्टिमुलेट करता है, कि पेंक्रियास से जो अगर नहीं भी बन रही ना, जो 50% रहेगी उसको 60-70% करवाएगा, ठीक है। और इसका आपके पास एक साइड इफेक्ट क्या होता है कि पेशेंट का वेट बहुत ज्यादा गेन हो जाता है, ठीक है। और ऑन द अदर हैंड पेशेंट में हाइपोग्लाइसीमिया। देखो हाइपोग्लाइसीमिया अगर आप मील को मैनेज नहीं कर रहे हो, मेडिसिन ले रहे हो, तो हाइपोग्लाइसीमिया होगा। हाइपो यानी कम, आपकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम है। जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा तो आपका ब्रेन इफेक्ट हो सकता है, बल्कि होता है, आपके बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन इफेक्ट होते हैं। इसलिए मैंने कहा हर चीज को मैनेज करके रखना पड़ता है, इसलिए सारा इकट्ठा बढ़ा रही हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास आता है DPP4 इनहिबिटर्स। ये क्या करते हैं, ये बेसिकली आप समझ लो कि केमिकल है जिसको ये इनहिबिट करते हैं। सीटैगलिप्टिन इसका सॉल्ट है, ये आपके पास क्लास है, और ये क्या करते हैं कि आपकी ग्लूकोज को रेगुलेट करवाते हैं, यानी कि जितने की जरूरत है वो आपकी बॉडी में चली जाती है। अदरवाइज टाइप 2 की मेडिकेशन है, टाइप 2 डायबिटीज की, अदरवाइज बाकी जो बॉडी से बाहर चली जाती है। आपके ग्लू ये इसका जो साइड इफेक्ट है ना वो ये होता है
ये पेंक्रियाटाइटिस का मतलब है कि पेंक्रियाज में इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है बहुत ज़्यादा, ऑलरेडी पहले हुई है, इश्यू हुआ हुआ है, डायबिटीज इसलिए हुई, लेकिन इस मेडिकेशन की वजह से जब आप इसको सही तरीके से नहीं लेते, देखो मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूं कि मैं जो आपको चीज़ें बता रही हूँ वो बता रही हूँ, अगर आप किसी चीज़ की टॉक्सिसिटी कर लोगे ना, किसी चीज़ को बहुत ओवर ले लोगे तो आप काम खराब करेगी, लेकिन अगर आप मैनेज करके चल रहे हो अपनी MNT को, मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी को, अपनी मेडिकेशन को, अपनी इंसुलिन को अगर आप ले रहे हो तो फिर वो सही है, फिर वो मसला नहीं करेंगी। लेकिन अगर आप उसका ओवर यूज कर रहे हो, ये तब यूज करें जो आपको डिजीज है ही नहीं, तो फिर वो मसला कॉज करेगी। ठीक है, फिर आपका है SGLT2 इनहिबिटर्स। ठीक है, कैनाक्लिफ, इसके अंदर आपके पास सॉरी, ये जो मैं आपको बताना भूल गई, ये आपकी क्लास है, और इसके अंदर आपके पास जो सॉल्ट आता है वो कैनाक्लिफ लॉजिन आता है। ठीक है, और ये बेसिकली क्या काम करवाता है कि आपकी जो ग्लूकोज है उसकी एक्सक्रीशन बॉडी में बहुत ज्यादा हो जाती है, उसमें यूरिन में सॉरी बहुत ज्यादा हो जाती है उसकी एक्सक्रीशन। ठीक है, इसके बाद जो है वो आपके पास है SGLT2 इनहिबिटर्स, ये आपकी क्लास है, और इसके अंदर जो सॉल्ट आता है वो आता है कैनाक्लिफ्लोजिन, ये इसका सॉल्ट है, और इसका मेन काम क्या है कि आपकी बॉडी से जितना ग्लूकोज है ये उसको यूरिन के थ्रू बाहर एक्सक्रीट आउट करवा देता है, और अगर आप इसको बहुत ज्यादा लेते हो उसका साइड इफेक्ट यूटीआई होता है। क्योंकि देखो जो बैक्टीरियाज है ना, बेसिकली यूटीआई क्यों हो रहा है कि किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, बस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का फूड होता है शुगर, सिंपल वर्ड्स ग्लूकोज, तो जितना ग्लूकोज उस जगह से ज्यादा बाहर जाना शुरू होगा आपके यूरिनरी सिस्टम से, कहीं ना कहीं हो सकता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको कैच कर लें और वहां पे फीड करना शुरू कर दें, तो यूटीआई के चांसेस इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब आपका GLP-1 एंटागनिस्ट, देखो एंटागनिस्ट का मतलब होता है कि ऑपोजिट आप समझ लो कि रिएक्शन है, अभी तो इतना आपको समझने की जरूरत नहीं, लेकिन ये देखो ये क्लास है, और आपकी जो इसकी सॉल्ट है वो आपका लीरेक ग्लूटाइड। ठीक है, ये क्या करता है कि एक तो आपकी एपेटाइट को कम करवाता है, लीरेक ग्लूटाइड आपकी एपेटाइट को कम करवाया, और दूसरा एक पे आपकी इंसुलिन को इंक्रीज करवाया। ठीक है, इसके साथ आपको थोड़े जीआई के इश्यूज हो सकते हैं, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, इसके साथ ये वाले इशू जो है वो आपको हो सकते हैं, क्योंकि आपकी भूख कम करवा दी ना, तो आपको फिर भूख का दिल नहीं करता, आपकी जीआई का इशू, कॉन्स्टिपेशन का इशू हो जाता है, डायरिया का बाद लोगों को इशू हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट एक क्लास आती है थायाजोलिडाइनडोन्स, ये नाम लंबा है, लेकिन आप इसको अगर तोड़ तोड़ के करोगे तो इजीली हो जाएगा याद, पहले हमें भी याद नहीं होता था, लेकिन हम याद करना पड़ता तो याद हो जाता है। ठीक है, थाया जो लाइडी डीन पढ़ लो और डियोन्स। ठीक है, और पियोक्लाटीजोन इसका सॉल्ट है। ठीक है, ये क्या करवाता है कि आपकी इंसुलिन जो सेंसिटिविटी है उसको इनहेंस करवाता है, ज्यादा कि आपके रिसेप्टर्स के साथ अटैच हो और आपकी सेलुलर लेवल के अंदर जाए। इसका मेन जो इशू आता है फ्लूइड रिटेंशन का आता है, एडिमा, जिसका मैंने आपको बताया कि एडिमा होता है, फ्लूइड रिटेंशन का इसमें इशू होता है अगर आप इसको ओवर यूज करते हो। ठीक है, फिर इसके बाद एक चीज आती है इंसुलिन। इंसुलिन आपकी मेडिसिन नहीं है, लेकिन आप एक समझ लो कि इस तरीके का मतलब टेबलेट नहीं है, वैसे आपकी एक मेडिकेशन सॉर्ट ऑफ है जिसकी रिक्वायरमेंट आपको है, स्पेशली वो पेशेंट्स जो टाइप 1 डायबिटीज के हैं उनको इंसुलिन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि उनकी बॉडी इंसुलिन बना ही नहीं रही है। यहाँ पे तो हम ये कर रहे हैं ना, मेडिसिन में हमने कॉमन चीज ये पढ़ी कि आपकी पास में इंसुलिन सिक्रीट करवा देता है, बाद ग्लूकोज को बाहर निकलवा देता है, बस वो इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंक्रीज करवा देता है। यहाँ पे तो ये बात है जिनकी बॉडी में इंसुलिन बन ही नहीं रही, उनके लिए क्या करेंगे, उनके लिए इंसुलिन देनी पड़ती है। इंसुलिन बेसिकली आपका एक हार्मोन है जो कि एज अ ट्रांसपोर्टर काम करता है ग्लूकोज का, कि आपकी सेल में जो ग्लूकोज जाएगी वो कौन लेके जाएगा, इंसुलिन लेके जाएगा। इंसुलिन रिलीज हो रही है पैंक्रियास से। ठीक है, तो आपकी जो टाइप 1 डायबिटीज है उसमें तो रिक्वायरमेंट है, और अगर कुछ लोग लगा लेते हैं टाइप 2 में भी तो कोई इशू नहीं है, डिपेंड करता है उनके ऊपर। ठीक है, और इंसुलिन आप कैसे देते हैं, देखो इंसुलिन के डिफरेंट यूनिट्स होते हैं। इंसुलिन आप यूजली जो है वो अपने एब्डोमिनल एरिया में लगाते हो, अंडर स्किन उसको लगाया जाता है, कि कुछ लोगों को आईवी भी दी जाती है जो अनकॉन्शियस है यानी कि बेहोश हुए हैं। इनके इसके डिफरेंट यूनिट्स आपके पास होते हैं। ठीक है, एक चीज मैं आपको यहाँ बता दूं, जब आप इंसुलिन को बहुत ओवर कर लेते हो, बहुत ज्यादा इंसुलिन लेना शुरू कर देते हो, ठीक है, इंसुलिन खाने से पहले लेते हैं और आप इसको खाने के बाद लोगे तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, जब आप इसको ओवर करते हो तो आपकी बॉडी में हाइपोग्लाइसीमिया होता है, यानी कि ग्लूकोज लेवल बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है, और इंसुलिन इंसुलिन होती है, इसलिए इसको मैनेज करके लेना पड़ता है। आपके डॉक्टर्स, आपके क्लिनिकल डाइटिशियंस बताते हैं कि कैसे आपने मैनेज करनी है। कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग है उसका टॉपिक इंशाल्लाह मैं आपको पढ़ाऊंगी, कि आपके कार्बोहाइड्रेट के अकॉर्डिंग
कैसे इंसुलिन को एडजस्ट करते हैं, पार्ट 1। पार्ट 2 के अंदर आपको ये बताऊंगी कि आपको इंसुलिन दे दी गई, आपको कैसे अपने कार्ब्स को और बाकी चीज़ों को, अपनी शुगर को मैनेज करना है, उसके साथ अपने ग्लूकोज के इनटेक को मैनेज करना है, इनकी रेशियोज कैसे रखनी है वो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी। क्या फॉर्मूलाज होते हैं, क्या तरीकाकार होता है आपको करने का। ऑलरेडी आपके जो डायबिटोलॉजिस्ट हैं वो आपको बता दें कितनी करनी है, लेकिन खुद भी आपको कुछ नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। और बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट तो आपको पता ही होना चाहिए। देखो अब इंसुलिन की यहाँ पे हमारे पास कुछ डिफरेंट चीजें हैं, मैं आपको पहले वो एक्सप्लेन कर दूं फिर मैं आगे फर्दर बताती हूँ। देखो इंसुलिन मैंने आपको बता दी क्या है, आपको समझ आ गई। इसके बाद इंसुलिन की टाइप होती है, जिस तरह मैंने बताया ना, ये वाली है सल्फ्यूरानाइल यूरियाज होते हैं, आपके बिगोनाइड्स होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट क्लासेस है ना। इसी तरीके से इसकी टाइप है कि कौन सी कितनी जल्दी एक्ट करती है, कौन सी एक नॉर्मल लेवल पे एक्ट करेगी, कौन सी जो है वो कितनी स्पीड में करेगी एक्ट, कौन सी जो है वो बहुत ही आराम से करेगी, ठीक है। तो वो टाइप्स हैं। फिर इसके नाम है, ठीक है। नाम के बाद यूजली जिस तरह हम कहते हैं कि ब्रांड में ब्रांड नेम थोड़ा डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन यूजली जो आती है वो ये मैंने साथ लिखी है, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, कि क्या उसका नाम होता है। कि हम कहते हैं कि मेटफॉर्मिन तो ले ली, तो आगे से क्या था, ग्लूकोफेज नाम था कि क्या नाम था उसका, ठीक है। फिर उसका ऑनसेट है कि ये इसने अंदर जाके आपकी बॉडी में काम कितने टाइम में शुरू किया, ठीक है। कि आप जाते हो अपनी क्लास में बैठते हो और आप कहते हो कि आपकी सुबह 8 o'clock पे क्लास थी, लेकिन जो है वो आपने क्लास में बैठ के अगर आप 7:30 पे भी चले गए तो आपने कब अपना काम, अपनी कॉपी रजिस्टर आपने कब निकाला, किस टाइम पे निकालना शुरू किया, तो वो आपका ऑनसेट होता है, ठीक है। फिर आपका पीक है कि कौन सा ऐसा टाइम है जिसको पीक लेवल पे काम करती है। जिस तरह हम कहते हैं ना कि हमारा भी पढ़ाई करते हुए पीक लेवल आता है कि इस टाइम पे तो हमें बहुत अच्छा याद होता है, वो सुबह उठते हैं तो हमें बहुत अच्छा याद होता है, कुछ लोगों को रात को याद होता है, वो पीक आपका टाइम होता है। और फिर ड्यूरेशन के कितनी देर के लिए रहती है और उसके बाद खत्म हो जाती है। देखो इंसुलिन आपको बिटवीन मील्स लेनी होती है, मील से पहले लेनी होती है, और टाइम उसका स्पेसिफिक होता है कि आप कुछ को आपको आधा घंटे पहले लेनी है, कुछ को 10 मिनट पहले लेनी है, कुछ को आपको घंटा पहले लेनी है, डिपेंड करता है पेशेंट के ऊपर उसको कौन सी दी जा रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है रैपिड एक्टिंग। रैपिड एक्टिंग यानी कि बहुत ही स्पीड में ये आपकी बॉडी में वर्क करती है, ठीक है। और इसके नेम के अगर हम अंदर आए तो लिस्प्रो, एस्पार्ट और ग्लूलाइसिन, ठीक है, ये आते हैं। अब लिस्प्रो के अंदर अगर हम मेन कहें, जिस तरह हम कहते हैं कि मेन मेटफॉर्मिन का हमें पता चल गया कि नाम लेंगे तो फौरन से ये वाली, अगर हम बिगवानाइट्स का नाम लेते हैं या बाइगवानाइट्स का नाम लेते हैं तो हमारे जेहन में फौरन मेटफॉर्मिन आती है। इसलिए अगर हम लिस्प्रो का नाम लेते हैं तो हमारे जेहन में सबसे पहले चीज आती है दैट इज ह्यूमालॉग, नाम है इनके इंसुलिन के। इस तरीके से हम एस्पार्ट का नाम लेते हैं तो नोवोलॉग जेहन में आता है, और इसी तरीके से हम जो है ग्लूलाइसिन का नाम लेते हैं तो एपिड्रा हमारे जेहन में नाम आता है। और ये नाम है, जेहन में नहीं आते, ये इनके नाम हैं, ठीक है। फिर इसके बाद इसका ऑनसेट क्या है, क्या आपने इसको इंजेक्ट किया अपनी बॉडी में, क्योंकि लोग यूजुअली खुद करना शुरू कर देते हैं, उनको गाइड किया जाता है बाय द फिजिशियन कि कैसे करना है। इसका ऑनसेट होता है 10 to 30 मिनट्स के अंदर, ये जरा शुरू होती है, अपनी पीक पकड़ना शुरू करती है, इसको इसलिए इसको आप खाने से आधा घंटा पहले लेते हो। और इसका पीक टाइम होता है 30 to 90 मिनट्स। 30 to 90 आप कैलकुलेट कर लो कि 1.5 आवर्स तक ये पीक पे जाती है अपनी, मतलब अपना फुल प्रॉपर फंक्शन कर रही होती है। और टोटल ड्यूरेशन इसकी क्या होती है, दैट इज 3 to 5 आवर्स, ठीक है। उसके बाद वी हैव शॉर्ट एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग यानी कि थोड़ा सा कम उसका होगा, आप कह लो कि रहेगी थोड़े टाइम के लिए, नाम उसका इंडिकेट कर रहा है, आप समझ जाओ कि थोड़े कम टाइम के लिए जो है ये इसकी परफॉर्मेंस चल रही है। तो उसमें आपके पास रेगुलर इंसुलिन आती है, ठीक है। रेगुलर इंसुलिन के अंदर आपके पास क्या आता है, ह्यूमिलिन आर और नोवलिन आर, ठीक है। उनकी आप समझ लो क्लास है, ये आगे से आप समझ लो सॉल्ट है, ये सॉल्ट नहीं होता, ये बेसिकली उसका नाम होता है, लेकिन आपको समझने के लिए ऑनसेट इसका 30 मिनट्स है और 2 to 3 आवर्स इसका पीक होता है, यानी कि 3 घंटे जब हो जाते हैं जब आपने ये इंसुलिन ली होती है तो ये आराम से। आप एक चीज देख रहे होगे कि रैपिड एक्शन जो है इसने फौरन ही, रैपिड एक्टिंग सॉरी, आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर अपना काम शुरू कर दिया। रैपिड एक्टिंग है ना, स्पीड में काम कर रही है, ये शॉर्ट एक्टिंग है थोड़ी आराम से काम कर रही है, तो वो 2 to 3 आवर्स पे उसका पीक टाइम आता है, लेकिन रहती है ज्यादा देर के लिए, 5 to 8 आवर्स के लिए, क्योंकि उसका पीक देर के बाद आता है, ठीक है। फिर इंटरमीडिएट,
इंटरमीडिएट जो एक नॉर्मल लेवल पे काम कर रही है, उसके अंदर आपके पास एनपीएच आता है। एनपीएच के फुल फॉर्म क्या है? न्यूट्रल प्रोटामीन हेजिड्रॉन। ये इसकी फुल फॉर्म है कि इसकी इस वाली इंसुलिन की जो इसका बेसिकली नाम है। ऑनसेट इसका 1 to 2 आवर्स में हो जाता है, लेकिन इसका पीक टाइम आप देख लो, क्योंकि ये इंटरमीडिएट है तो 4 to 12 आवर्स है। ठीक है, इसी तरीके से इसका जो ड्यूरेशन है वो रहती है इस टाइम तक है। कुछ लोग ये ले लेते हैं, कुछ लोग ये लेते हैं, कुछ लोग ये लेते हैं, जो उनको उनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग उनके फिजिशियन जो है सजेस्ट करते हैं, उनके डायबिटोलॉजिस्ट सजेस्ट करते हैं, वो वही लेते हैं। ठीक है, फिर लॉन्ग एक्टिंग जो ज्यादा टाइम के लिए रहती है, ठीक है, वो कौन सी होती है? ग्लार्जिन और डिटरमीर। ठीक है, इसके अंदर अगर आप देखो कि कौन सी वाली आती है, कौन सा नाम आता है आपके पास, एक लेंटस आता है आपके पास ग्लार्जिन के लिए या ग्लार्जिन के लिए, जो भी आपकी प्रोनाउंसिएशन आप करते हो दोनों सही है, और डिटरमीर में आपके पास लेविमीर आती है। ठीक है, इसका ऑनसेट 1 to 2 आवर्स है। पीक ड्यूरेशन इसका बहुत ज्यादा आइडेंटिफाइड नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि पीक आवर जो है इसके सिर्फ 2 आवर्स ही होते हैं, कुछ लोग कहते हैं 2.5 आवर्स होते हैं। ठीक है, 2 to 2.5 कुछ रिसर्चर्स कहती हैं, लेकिन अभी एग्जैक्टली कंफर्म नहीं है, इसलिए इसको नन लिखा जाता है कुछ बुक्स में। और आपका 24 आवर्स का इसका ड्यूरेशन है। ठीक है, फिर हमारे पास अल्ट्रा लॉन्ग जो आती है, यानी कि बहुत लंबे टाइम के लिए काम करती है। अच्छा, कुछ ऐसी है जो आपके मुल्क में प्रेजेंट है, कुछ प्रेजेंट नहीं है, कुछ पाकिस्तान में प्रेजेंट आपको मिल जाएंगी, कुछ नहीं मिलेंगी, कुछ बाहर मिलेंगी, इसलिए मैंने आपको बता सारी दी है ताकि आपको पता हो। ठीक है, फिर डेक्ल्यूट इसके अंदर आती है, और इसका जो ऑनसेट है वो 30 to 90 मिनट्स में होना शुरू होता है, यानी कि आधे घंटे में शुरू हो जाती है। इसका भी पीक जो आपका आर है, पीक टाइम है, वो कंफर्म नहीं है। कुछ ये कहते हैं कि 1 आवर में स्टार्ट हो जाती है, 1 to 1.5 आवर के अंदर, और 42 आवर्स से ज्यादा रहती है, यानी कि 2 दिन से भी आप कह लो कि ज्यादा रहती है। इसलिए मैंने कहा कुछ आपकी जो उसमें अवेलेबल होती है, कुछ नहीं होती। इसी तरीके से आप जो इंसुलिन को लेते हो इंजेक्शन के थ्रू लेते हो, सिरिंज के बेसिकली इंजेक्शन के थ्रू लेते हो, कुछ जो है वो इंसुलिन पेन्स आ गए हैं, कुछ जगह पे अवेलेबल है, कुछ जगह पे वो अवेलेबल नहीं है। फिर आपके पास मिक्स्ड आती है। मिक्स्ड इंसुलिन क्या होती है? मिक्स्ड आपके पास रेशियोज होती हैं कि आपका ये एनपीएच न्यूट्रल प्रोटामीन डायग्रॉन इसको मिक्स किया होता है रेगुलर के साथ, इंसुलिन के साथ। ठीक है, रेगुलर कौन सी? ह्यूमेलिन या नोवलिन आर। इसका रेशियो बनाते हैं कुछ लोग 70-30 का रेशियो बनाते हैं, कुछ लोग 30-70 का बना देते हैं, कुछ में थोड़ी सी क्लाउडी सी हो जाती है, ये होता है। इसका ऑनसेट वेरी करता है इनके इसके अकॉर्डिंग, ये जो आपने इसको मिक्स किया ना इसके अकॉर्डिंग 70-30 या 30-70 का रेशियो उसके डिपेंड करता है। लेकिन पीक आवर इसका 4 to 8 आवर्स है, और इसकी ड्यूरेशन जो है वो 12 to 24 आवर्स है। ठीक है, तो ये सारी आपके पास इंसुलिन के चार्ट है, तो आपको बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट पता होनी चाहिए कि डायबिटीज में चीजें यूज होती है। बाकी इसकी फर्दर डिटेल है, लेकिन अभी आपको मैं इतनी ही डिटेल बताऊंगी क्योंकि आपको इस लेवल पे ये चीजें पता होनी जरूरी है। और अगर आप कहते हैं आपको कोई और चीज यानी कि ज्यादा इसकी डिटेल समझने से बताइएगा, वो भी इंशाल्लाह बता दूंगी। ठीक है, तो ये सारी वीडियो थी जिसमें हमने जो है वो ड्रग न्यूट्रिएंट इंटरेक्शन को A to Z समझा, सारी ड्रग्स पढ़ी, सारी इंसुलिन पढ़ी, सारी आपकी जो मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी है वो पढ़ी, सारी चीजें आपको बता दी, साइड इफेक्ट्स बता दिए, कब होंगे कब नहीं होंगे, कब लेना है कब किस चीज को नहीं लेना। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। कोई चीज आपको नहीं समझ आई तो आप मुझसे कमेंट से पूछ सकते हैं। आपको मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल ऊपर नजर आ रहा होगा, इधर होगा या इधर होगा, तो वहां पे डीएम करके पूछ लें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को दबा दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको हर नया नोटिफिकेशन जो है वो ऑन टाइम मिल जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों के साथ नॉलेज जो है वो बड़े इंक्रीज हो। थैंक यू सो मच।